मदरसे के तारुफ से पहले मदरसे का मिशन, मकसद और मदरसे का विजन ये बताने से पहले मैं पहले मुख्तसर सा अपना तारुफ और जो इस मदरसे के जिम्मेदार और जो ये जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम के करने में जिन लोगों की मेहनत है, लगन है, उनका मुख्तसर तारुफ बताऊंगा। मेरा जो टॉपिक है वो इसके मुखातिब हमारी ये बहनें भी हैं और उनके जो जिम्मेदार आए हुए हैं वो भी हैं, बल्कि उनके जो जिम्मेदार हुए हैं वो ज्यादा मुखातिब हैं। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा उन लोगों से कि जो इनके साथ जिम्मेदार आए हैं वो इसको ध्यान से सुने, वो उसको ज्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीजें उनसे ही मुताल्लिक है। तो मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है, मैं जहाज किता का ही रहने वाला हूँ। मेरी आलिमियत की तालीम मुख्तलिफ इदारे में होने के बाद जो मेरी फरागत हुई है वो दारुल उलूम देवबंद से हुई है। जैसे कि अपने इलाके के सभी हजरात दारुल उलूम देवबंद से वाकिफ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर में मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद ये गूगल जो आप लोग चलाते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं, यूट्यूब में जो कुछ देखते हैं, अब बताते हैं हे गूगल ये बताओ मेरा घर कहाँ है, ये बताओ, जो गूगल में आप लोग सर्च करते हैं, उस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जब मैं मदरसे का मिशन और मकसद बताऊंगा उस वक्त ये बताऊंगा कि मैं अपना क्यों बतलाया कि मैं कहाँ काम करता हूँ और किस काबिलियत और किस एबिलिटी की वजह से मैं उस जगह तक पहुंच पाया। वरना तो बड़े बड़े इंजीनियर भी जो है, किस्मत की बात है, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, इंटरव्यू उनका क्रैक नहीं कर पाते हैं। ये तो मेरा तारुफ रहा। ये जो प्रोग्राम चल रहा है सुबह 7 बजे से माशाल्लाह अब तक बहुत अच्छा रहा है, जैसे कि आप लोग देखे हैं, और उसमें फीडबैक भी आपको देना है कि क्या इस तरह का प्रोग्राम और होते रहना चाहिए, किस हद तक आपने इस प्रोग्राम से क्या सीखा। जरा दरखास्त करूंगा खामोश हो जाएं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। बस 10 से 15 मिनट का वक्त है और ज्यादा नहीं है, उसके बाद फिर छुट्टी है। कि इस प्रोग्राम से हमने क्या सीखा और वालिदैन ये बतलाएं क्या हमारी बच्चियों के लिए इस तरह का प्रोग्राम मुसलसल किया जाता रहना चाहिए, और इस तरह का प्रोग्राम अगर होता है तो हम हर तरह के ताउन देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इनमें सबसे सरे फहरिस्त जिनका नाम है प्रोग्राम को करने में वो है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, जिन्होंने निकाह के टॉपिक पे आप लोगों को बतलाया था। वो कौन है? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, जो इस मदरसे के प्रिंसिपल हैं, जिम्मेदार हैं और मुहतमिम है, और इन्होंने ही इस मदरसे को कायम किया है। बाकी इस मदरसे को चलाने वाले 8-10 अफराद की कमेटी है, उन सब के मशवरे से मुफ्ती साहब जो हैं पेश रहते हैं। इनकी बड़ी कुर्बानी है इस प्रोग्राम को करने में। जो जिम्मेदार हजरात है उनसे मेरी तवज्जो से सुनने की दरखास्त है कि तकरीबन 2 महीने पहले से ही इस प्रोग्राम का शेड्यूलिंग किया जा रहा था। किस गांव में जाना है, किस गांव में कितने बच्चियां हैं, किस किस क्लास में है, किन को लेना है, टॉपिक क्या होगा, टॉपिक को इजी टू अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाना है, उसको आसान कैसे बनाना है, कैसे उसको समझाया जा सकता है। तो इन सब पे जो वक्त लगा है, तकरीबन 2 महीने का वक्त लगा है। कितना लगा है? 2 महीने का वक्त लगा है, तब जाके 7 से लेकर 11 बजे तक का प्रोग्राम हो पाया है। आप सोच सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, आप इस चीज को सोच सकते हैं। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की निगरानी में, उसकी क़ियादत में चलने वाले हमारे मौलाना यासीन साहब, जिन्होंने तलाक के टॉपिक आप लोगों को बताया, उनकी बड़ी कुर्बानी है। मौलाना यासीन साहब जमीयत उलमा हिंद जो 1919 में कायम किया गया था मुल्क की आजादी के लिए, मुसलमानों के तई, मुसलमानों के लिए उस तंजीम, उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी कुर्बानी है। उसमें मौलाना यासीन साहब काम करते हैं और हर गांव में, इलाके में, मुल्क में, बाहर मुल्क में मुसलमानों के काम के ताल्लुक से वो जाते आते रहते हैं। उनके बाद
मुफ्ती जाहिद अमान साहब है जो बसंत राय में लड़कियों के लिए उनका मदरसा चलता है। ये सब वो हजरात है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे जा के गांव जा के जिम्मेदारों से मिल के उन्हें इस बात पर आमादा किया कि आप अपनी बच्चियों को भेजें, वहां से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ये तकरीबन 15 दिन से या 10 दिन से मुस्तकिल गांव रोजाना इशा कभी यहाँ पढ़ते हैं, किसी गांव में मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, किसी गांव में जाके फजर की नमाज पढ़ी उन्होंने जिम्मेदारों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, तब जाके ये प्रोग्राम हो पाया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको हल्के में ना लें, आप इसको हल्के में ना ले कि कितनी मेहनत की गई है इसके पीछे, ये समझे और इंशाअल्लाह ये कामयाब रहा। और अगर आप लोग ये कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट है, हमें कुछ सीखने को मिलता है, आप अपनी सहेलियों को जाके बताएंगे, उनको फिर एक्साइटमेंट होगा, उनको खुशी होगी, कि अफसोस होगा कि काश मैं भी जाता सीखने के लिए। तो इंशाअल्लाह हर साल गर्मियों की छुट्टियों में इस तरह का प्रोग्राम करने की कोशिश है, हर साल करने की क्या है। तो इंशाअल्लाह हर साल ये प्रोग्राम करने की हमारी कोशिश है। अगर जिम्मेदार हजरात जिम्मेदारी उठाए कि हम गांव से जाके और भी लोगों को लाएंगे, कहेंगे, तो जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो लोग कर रहे हैं इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं रात दिन, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। एक तो ये है। दूसरे हैं मुफ्ती मौलाना सरफराज साहब। मौलाना सरफराज साहब भी मौलाना है, कासमी है, दारुल देवबंद से फरागत है उनकी। वो भी इस मदरसे के नाइब मोहतमिम है, नाइब जिम्मेदार है, यानी वाइस प्रेसिडेंट है। जो असल मुफ्ती साहब है उनके बाद वो है मौलाना सरफराज साहब, वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, वाइस मोहतमिम बोल सकते हैं उसको। तो इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है मौलाना ने। मौलाना फिलहाल यहाँ नहीं रहते हैं, वो भी हमारी तरह किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं हैदराबाद में। तो वो अपना छुट्टी लेके हजारों रुपया खर्चा करके आप लोगों के लिए, आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, दीन की खिदमत के लिए वहां से आए हुए हैं। इसीलिए जो भी बातें कही जा रही हैं, पेश की जा रही है, बताया जा रहा है, उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश करना है। इनके बाद है कारी कलीम साहब, जो हमारे असल तो मोहतमिम है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, लेकिन सारी जिम्मेदारियां जो उठा रहे हैं ग्राउंड पे रह के, वो हमारे कारी कलीमुद्दीन साहब जो उस्ताद है। मदरसा जब से कायम हुआ है उस वक्त से बिल्कुल लगे हुए हैं। मदरसे की जब से बात निकली है उस वक्त से कारी साहब हमारे लगे हुए हैं। कारी साहब बहुत ही कुरान के हाफिज है, यादाश्त बहुत अच्छी है इनकी। अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज की ऐसी जादू दी है। आपने इनकी नात सुनी, कितनी खूबसूरत नात पढ़ रहे थे कारी साहब माशाल्लाह। इनके अपने एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनके मदरसे में पढ़ के हाफिज हुए हैं। इनसे पहले कारी साहब चेन्नई में पढ़ाते थे, चेन्नई के एक मदरसा, बहुत मदरसा, वहाँ पढ़ाते थे। शायद आप लोग नहीं तो आपके वालिद साहब ये सब वाकिफ होंगे, या हो सकता है आपके घर से आपके छोटे भाई भी पढ़ के वहाँ से निकले हो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। पिछले 1 साल में कारी साहब ने इस मदरसे में 4 बच्चों को हाफिज किया। जिम्मेदार हजरत तवज्जो दें कि पिछले 1 साल में कारी साहब ने इस मदरसे में 4 बच्चों को हाफिज बनाया। कितने बच्चों को? 4 बच्चों को हाफिज बनाया है। कारी साहब के बाद इस साल एक नए हमारे मौलाना जुड़े हैं इस मदरसे से, मौलाना बिलाल साहब, वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और असरी तालीम के लिए जैसे कि बेसिक्स है, अंग्रेजी है, हिंदी है, हिसाब है, मैथ्स है, ये पढ़ाने के लिए जनाब रासिक आलम साहब को इस साल के लिए रखा गया है। ये तो वो हजरात है जो यहाँ रह के वक्तन फक्तन उस्ताद के तौर पे या दीगर चीज के तौर पे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन इनके पीछे 2 नाम और हैं, जिन 2 नाम में से एक नाम यहीं पर मौजूद है, वो है जनाब अफजल साहब। जनाब अफजल साहब बिल्कुल गुमनाम से है, बुजुर्ग सिफत, पंखे के बाजू इधर बैठे हैं। ये मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। आप ये समझिए कि अफजल साहब की कुर्बानी की वजह से पिछले 2.5 साल में मदरसा जमीन की खरीदारी से लेकर यहाँ तक पहुँचा है। किनकी कुर्बानी की वजह से? अफजल साहब की कुर्बानी की वजह से। ये हमारे अफजल साहब, इनसे हम मशवरा करते रहते हैं, किसी भी चीज के ताल्लुक से इनसे मशवरा करते हैं। इनका हमेशा बढ़ चढ़ के ताउन रहा है, खुद भी ताउन करते हैं। इनका एक ट्रस्ट है, उन ट्रस्ट के जरिए भी मदरसे के ताउन करवाते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इजमालन बतलाऊंगा मदरसा का पूरा एक हिस्ट्री टाइप का।
थोड़ा सा मुख्तसर 2-3 मिनट में कि उस वक्त से लेकर यहाँ तक खड़ा करने में जो हाथ और जो ताउन और दुआएं अफजल साहब की रही है, वो हम सबको मिला के भी उतना नहीं है। इसी तरह से और भी दीगर हजरात है जो इलाके से ताल्लुक रखते हैं, गांव से ताल्लुक रखते हैं, वो इदारे की कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं, इमदाद करते हैं। किसी भी तरह की मुसीबत हो या कोई भी आपदा पड़ाए, कुछ भी पड़ाए, गांव इलाके और समाज के लोग हमारा साथ देते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ तक का सफर कर पाए हैं। तो हम उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं मोहतमिम साहब की तरफ से, जो किसी भी तरह का हमारा ताउन करते हैं, मदद करते हैं, बात से पैसे से किसी भी तरह से हमारा ताउन करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा मकसद है, जो जामिया का मकसद है कि ये इदारा क्यों कायम किया गया। अब मैं जिम्मेदार हजरात से बहुत ज्यादा और उसके साथ साथ ही जो हमारी बहनें बैठी हैं, इनसे भी उतना ही दरखास्त करूंगा कि प्लीज 5 से 6 मिनट का वक्त दीजिए। उसके बाद जब तक पर्चा खत्म हो जाएगा, हमारा भी खत्म हो जाएगा। कि ये मदरसा क्यों कायम किया गया, उसका क्या मकसद है। बहुत सारे मदरसे हैं, स्कूल है, हर गांव में मदरसा है कि नहीं है? हर गांव में मदरसा है कि नहीं है? तकरीबन हर गांव में मदरसा है। मदरसा नहीं तो मस्जिद है जिसमें इमाम सब पढ़ाते हैं, जिसको मकतब बोलते हैं, छोटा मदरसा। मकतब मीन्स छोटा मदरसा, तो वो भी है, स्कूल से है, आंगनबाड़ी है। फिर भी इसको क्यों कायम किया गया है, ये बड़ा सवाल होता है। वो भी इतने दूर में आके, गाँव में आबादी में करते कुछ बात भी होती, इतने दूर में आके कायम किया गया है। क्यों कायम किया गया है, हमारा मिशन क्या है, एक मकसद क्या है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जामियातुल हुदा जहाज कित्ता जो है, एक जामियातुल हुदा जहाज कित्ता जो है एक ऐसी जगह पे वाक़े है जहाँ एक तालीमी इदारा, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होना, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ही जरूरी था। आप ये देखेंगे, इधर जहाज कित्ता है, तकरीबन ये 800-900 मीटर होगा या 700 मीटर तो होगा, 1 किलोमीटर से कम। पूरी मुस्लिम आबादी है। इसी तरह से इस साइड में है, इधर बोदरा है, सुड़ेनिया है, ये सब फसिया है, ये सब इधर गांव है। इधर भी मदरसे हैं, हर गांव में मदरसे हैं, स्कूल है, मकतब है। इसी तरह से इधर रिसम्बा हो गया, उसके बाद फिर पड़वा है, इधर फिर कपेटा है। ये एक दूर दूर का इलाके को घेर ले एक ऐसा इदारा चाहिए था। इस इदारे का सिर्फ मकसद ये था कि जो रिवायती मदरसे हैं, ये जो रिवायती स्कूल से हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनसे हटके हमारा मकसद है। उनसे हटके हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि इस मदरसे में एक ऐसा निजाम होगा, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि अच्छा, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले जमाने में, जिम्मेदार हजरात, कि पहले जमाने में दीन की तालीम या दुनिया की तालीम इस तरह की कोई तकसीम नहीं था, इस तरह का कोई डिवीजन नहीं था कि भाई ये दीन की तालीम है, ये दुनिया की तालीम है। जैसे कोई इंजीनियर्स बन रहे, डॉक्टर्स बन रहे या और कोई हिस्टोरियन से बन रहे, इस तरह की कोई डिवीजन नहीं था। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। जो आलिम होते थे वही लीडर हुआ करता था, जो मुफ्ती होते थे वही जज हुआ करते थे। अब चूंकि जमाना बदल गया है और सब्जेक्ट्स बहुत आ गए, बहुत सारे टॉपिक को अब पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये मुश्किल लगता है कि हर एक आदमी हर एक को पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आला किस्म का डॉक्टर भी बन जाएगा और बहुत ही आला किस्म का मौलाना भी बनेगा या मुफ्ती भी बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा देखा है, बहुत बड़ा इंजीनियर भी हो, हवाई जहाज बनाता हो और इमामत भी करता हो, मौलाना भी बनता हो, ऐसा कहीं देखा है आप हजरात ने? कहीं नहीं देखा। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स इतने होते हैं, उसको पूरे पढ़ना, पूरा याद रखना, फिर उसमें एक्सपर्ट बनना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए जो है सब्जेक्ट का डिवीजन किया गया, अलग अलग किया गया उसको। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वो लोग जो इंजीनियर से हैं या डॉक्टर से हैं, क्या उनके ऊपर दीन सीखना जरूरी नहीं? जरूरी है कि नहीं?
दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। दीन सीखना क्या है? हर मुसलमान पर फर्ज है। चाहे आप इतना दीन सीखे जितना आप मसले मसाइल को समझ सकें और इस्लाम पर सही तरीके से चल सकें, इतना दीन सीखना सब पर फर्ज है। चाहे वो मर्द हो औरत हो, सब पर फर्ज है। क्या है? सब पर फर्ज है। और चूंकि हमको दुनिया से भी कंपटीशन लेना है, दुनिया का भी मुकाबला करना है, हमको रोजी रोटी भी कमाना है, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? कोई दुनिया का कोर्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्या है? बोलिए भाई, दुनिया का कोर्स करना पड़ेगा, करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आपको कंप्यूटर स्किल्स भी आनी चाहिए, आपको एडिटिंग से भी आना चाहिए, हर वो चीज आपको आना चाहिए जो आपको दुनिया के लिए रोजी रोटी कमा के दे सके। तो हमारा मकसद ये है, अब तक जो है स्कूल जो है, स्कूल वाले फोकस पे करते हैं, दुनिया की तालीम पे वो फोकस करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या बायोलॉजी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और भी दीगर चीजें पढ़ाते हैं। मदरसे वाले सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, सीरत पढ़ाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ाते हैं। हो गया ना? बस 5 मिनट और 5 मिनट बात कर रहे हैं कुछ लड़कियां, 5 मिनट बस। तो हमारा विजन और मकसद ये है कि ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो ऑलरेडी बन चुका है, जो मीटिंग में बात हो चुकी है, कि ऐसा करिकुलम बनाया जाए, एक ऐसा निसाब बनाया जाए, पढ़ाने की ऐसी तरतीब बनाया जाए कि 10वीं से 12वीं तक पहुँचते पहुँचते, कहाँ से 10वीं से 12वीं तक पहुँचते पहुँचते इंशाअल्लाह वो बच्चा क्या होगा? हाफिज होगा। क्या होगा? वो बच्चा हाफिज कुरान होगा। 10वीं से 12वीं पहुँचते पहुँचते इंशाअल्लाह वो क्या होगा? हाफिज कुरान होगा। और हाफिज कुरान के बारे में आप लोगों को फजीलत मालूम है कि क़यामत के दिन वो बच्चा क्या करेगा? 10 गुनहगार को अपने साथ कहाँ लेके जाएगा? जन्नत में लेके जाएगा। इसी तरह से मैं इजमाल बोल रहा हूँ, 12वीं में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेगा, 10th में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, 7th में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, वो हमारे कमेटी के पास पूरा लिखा हुआ है। जब भी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है वो। तो हमारा मकसद ये है कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए कि जिसमें दीन की तालीम भी हो और दुनिया की भी तालीम हो। इसी मकसद को पूरा करने के लिए कुछ उलमाए कराम बैठ के मीटिंग किए कि भाई कैसा इदारा होना चाहिए। अफजल साहब की भी शिरकत रही उनमें एक और साहब, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। अब जनाब राशिद साहब है जो जलालाबाद के हैं। इन लोगों की बड़ी मेहनत है। तो ये उलमा कराम बैठ के ये मशवरा किए कि वो ऐसा इदारा बनाया जाए जो बैक वक्त दोनों चीज को लेके चले, जो बैक वक्त क्या करे, दोनों चीज को बैलेंस लेके करे, दोनों चीज को साथ में लेके चले। तो उसके लिए तकरीबन 28,000 स्क्वायर फीट, उसके लिए जगह कितनी बड़ी खरीदी गई? 28,000 स्क्वायर फीट। 28,000 स्क्वायर फीट का मतलब हुआ 1 बीघा और तकरीबन 5 कट्टा, 1 बीघा पौने कट्टा। 28,000 स्क्वायर फीट तकरीबन 1 बीघा और पौने कट्टा जो जमीन देख रहे हैं यहाँ से वहां तक लंबा चौड़ा, ये खरीदी गई। और ये खरीदने के बाद 8 रबीउल सानी 1443 मुताबिक 14 नवंबर 2021 को 14 नवंबर 2021 को बुनियाद कब रखी गई मदरसे की? 14 नवंबर 2021 को। अभी फोटो दिखाऊंगा। तो 14 नवंबर 2021 को अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की बुनियाद डाली गई। बुनियाद डालने का मतलब यह कि थोड़ा बहुत काम उधर उधर किया गया था और बाज़ाब्ता ये जो देख रहे हैं, ये जो बना हुआ जितना से, ये पिछले 1-1.5 साल में ये बना है और 1 साल से पढ़ाई हो रही है। किसके हाथों से संगे बुनियाद रखा गया है? संगे बुनियाद का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट, किसी चीज की बुनियाद रखना। जैसे कि तरी खानते हैं, उसमें पहला ईंट कौन रखता है? तो घर वगैरह के लिए देखो जो कोई बड़ा बुजुर्ग होता है उसको बुला कर रखते हैं, भाई बरकत के लिए आप जो है पहला ईंट रखिए ताकि घर में बरकत हो। तो ईंट रखने के लिए आए थे हजरत मौलाना नसर अहमद नसर साहब बनारसी, जो बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं और अपने एरिया में जलसों वगैरह में आते रहते हैं। मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी जिन्होंने संगे बुनियाद रखी थी, वो आए थे।
तो ये है वो फोटो जिस दिन संगे बुनियाद रखा गया था। ये है वो फोटो। इसमें देखिए मेरा कर्सर दिख रहा है तीर जैसा जो चल रहा है इसमें स्क्रीन पे। इसमें ये है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब जो अभी आप निकाह के बारे में बोले। इसका अगला फोटो है, ये है मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी, बुजुर्ग साहब, अपने इलाके में जलसे वगैरह में आते रहते हैं। इन्होंने ही इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। ये बहुत बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। दुआ तावीज के लिए भी लोग इनके पास पहुंचते हैं और हजरत के हाथ में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। उस मौके से एक प्रोग्राम किया गया था, उस प्रोग्राम का फोटो है ये। हो गया, ये है जलसे का फोटो। अभी तो ये देख रहे कि इस तरह का टूटा फूटा सा बना हुआ जैसा भी है काम चलाने के लिए ये बनाया गया। पिछले 1 साल से ही बना है ये। और आगे का जो हमारा प्लान है इंशाअल्लाह अगले 5 साल में जो बनेगा नक्शा वो देखिए, वो देखने के काबिल है। ये देखिए इंशाअल्लाह इस तरह का बनेगा। देख रहे ना, खूबसूरत लग रहा है देखने में, लग रहा अच्छा। तो इंशाअल्लाह अगले 5 साल में इस तरह का बनने वाला है। दुआ करेंगे अभी। ये देखिए उसके पीछे का हिस्सा है, जो जमीन देख रहे हैं ना यहाँ से वहां तक बिल्कुल सड़क तक इस पे बनेगा इंशाअल्लाह। सब बोला इंशाअल्लाह। ये देखिए, ठीक है ना। आज अफजल साहब, असल में 5 साल के अंदर हमारा मिशन है 1 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का एक सिस्टम शुरू होगा। यानी या तो इसके ऊपर या सामने से हुदा पब्लिक स्कूल चलेगा और 1 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक जो बच्चा 1 क्लास से 12वीं तक पढ़ेगा वो बच्चा 12वीं क्लास में जाते जाते एक बेहतरीन हाफिज कुरान होगा। ये असल मिशन है। और ये मिशन हम जो है 4 साल 5 साल के अंदर अंदर इसको हम पूरा करेंगे, ये कहना चाह रहे थे। बाकी ये तामीरी काम तो भी टाइम लगेगा इसमें। तो हमारे बड़े खास और मुखलिस जनाब अफजल साहब, बल्कि हमारे एक दाएं हाथ है, ताउन के हवाले से हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। तो अफजल साहब से कहना चाहूंगी शुक्रिया के तौर पर, या कुछ दिल में है तो वो कहें जरा से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पूरी जमियतुल हुदा की टीम को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और शुक्रिया करना चाहूँगा। अल्लाह का एहसान है कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहू, मुफ्ती जाहिद अमान साहब दामत बरकातुहू, मौलाना सरफराज साहब, कारी कलीम साहब, मोहम्मद तहसीन साहब, मौलाना यासिन साहब और पूरी टीम का, कि जिन्होंने इस बहुत बड़े मसले को आसान शक्ल बना करके सारा, क्योंकि ट्रिपल तलाक से लेकर के बच्चियों का मुर्तद होना और निकाह के मसाइल न जानना, ये तीनों अलग अलग दुनिया है, लेकिन तीनों को एक मौजू के अंदर ला करके सबको बताना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और खास करके हर चीज के पीछे वसाइल की जरूरत होती है। तो वसाइल का इंतजाम अपने हिसाब से करके लोगों को इकट्ठा करना, उन तक बातों को पहुंचाना और उनकी इस्लाह की फिक्र करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और साथ ही मैं आप सब जो भी लोग इस वक्त आए हुए हैं, सारे नाजरीन, बच्चियां, बच्चे की माएँ, वालिद साहब, सबका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग ने इतनी गर्मी में वक्त निकाल करके अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ वक्त निकाल करके आप सब आए यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आइंदा भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा तो आप सब साथ देंगे।